जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो जीडी के एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूं। कौन से प्रश्न जीके के पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है आप इसको देख के जाइएगा अपने, अगर कल एग्जाम हो तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इन्हीं से पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या आया था देखते हैं। फिर पहला कि कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। दोस्तों, उत्तर भारत में तो ये फसल खरीफ की है और दक्षिण भारत में रबी की है। वो है आपकी तिल की फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों, अगर हम बात करें फसलों के बारे में तो रबी की फसलें अगर आपके एग्जाम में आती हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसलों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मूंगफली। ये बहुत आती है आपके एग्जाम में कि मूंगफली किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। और आपको याद रखना है खरीफ की फसलों में कपास खरीफ की फसल है, ये भी आप याद रखिएगा। धान जो है ये कपास की फसल है, मतलब खरीफ की। और एक आपका बाजरा। दोस्तों, ये सब खरीफ की फसलें हैं। बाकी जायद में आप जानते हैं जायद में कौन कौन सी आती हैं। दोस्तों, जायद में आती हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आपकी जायद की फसलें होती हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, वह तिल है। आपका सही जवाब है तिल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा अनुच्छेद 32 को। सही जवाब है अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। एक सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 32। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी आप याद रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो दोस्तों आप याद रखना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा। ये बहुत आती है आपके एग्जाम में, हो सकता है जीडी में पूछी जाए। बेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है बेटिंग फॉर वीजा। संविधान में जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति जो बनी 29 अगस्त 1946 को बनी थी, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है आपसे। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, जो अम्बेडकर की समाधि है इसको चैत्य भूमि कहा गया है। चैत्य भूमि किसकी समाधि है? तो अम्बेडकर की समाधि का नाम है चैत्य भूमि। तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दोस्तों, सबसे कम तो सिक्किम की जनसंख्या है, लेकिन उसके बाद अगर राज्यों की बात करें तो स्थान आता है मिजोरम का। दोस्तों, मिजोरम का स्थान आता है 2011 की जनगणना में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य वो मिजोरम है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल थे, दोस्तों 29 प्रश्न शामिल थे 2011 की जनगणना में। ये आप याद ना, पूछा जा सकता है आपसे। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो सबसे कम आबादी सिक्किम की है और सबसे ज़्यादा आबादी अगर पूछे तो यूपी की है। यूपी की आबादी सबसे ज़्यादा है और सिक्किम की आबादी सबसे कम है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी बोल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है? तो हेनरी बोल्टर को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। याद रखना। अच्छा दोस्तों, मिजोरम की बात करूँ तो यहाँ का एक डांस आपके एग्जाम में आ सकता है, चेराम या बांस नृत्य है। कहाँ का है? तो मिजोरम का। और यहाँ का एक त्यौहार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, चपचारकुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में चपचारकुट फेस्टिवल होता है। और दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में एसटी आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एसटी आबादी का प्रतिशत वो मिजोरम में है, ये भी आप याद रखना। और मिजोरम का एक जिला भी है सरचिप। दोस्तों, 2011 की जनगणना में भारत में सबसे पढ़ी लिखी आबादी कौन से जिले की है? तो सरचिप भारत का जिला है, मिजोरम में है ये। और यहाँ की आबादी 96% पढ़ी लिखी आबादी है। याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना में मिजोरम दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मीनमुट्टी जलप्रपात। ये केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आप याद रखना। दोस्तों, केरल का एक जलप्रपात आपसे और पूछा जा सकता है, अथिरापल्ली वही जलप्रपात जहाँ पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये केरल का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह अथिरापल्ली और सबसे ऊंचा है मीनमुट्टी। याद रखना दोस्तों, बात केरल की हो रही है तो केरल का एक त्यौहार आप याद रखिएगा,
मकरविलक्कू त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों केरल में होता है मकरविलक्कू त्यौहार। केरल का नया साल क्या है? तो केरल का नया साल है विशु। दोस्तों केरल का नया साल विशु कहलाता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि केरल का कौन सा डांस है, तो दोस्तों केरल का डांस है थय्यम। थय्यम केरल का डांस है, ये भी आप याद रखना। कथकली केरल का डांस है। थुलाल केरल का डांस है, थुलाल। मुडियट्टू, मुडियट्टू कहाँ का डांस है? दोस्तों केरल का डांस है मुडियट्टू, ये भी आप याद रखिएगा। मुडियट्टू केरल का डांस है। और केरल की राजभाषा क्या है? वो है आपकी मलयालम। दोस्तों केरल का क्या और कोई डांस आपको याद रखना है? हाँ, अलेल्ला कराड़ी। अलेल्ला कराड़ी कहाँ का डांस है? तो अलेल्ला कराड़ी भी केरल का ही डांस है, याद रखना। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। केरल में ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है, चिंगम महीने में होता है 10 दिन तक। ये आप याद रखना कि ओणम त्यौहार कहाँ का है, तो वो केरल का है। तो केरल का जलप्रपात आपसे पूछा गया था, वो है आपका मीनमुट्टी। और केरल में एक शहर है कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? वो केरल का ही आपका, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, आपसे पूछा गया। अच्छा, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है फुलरीन। कार्बन का एक एलोट्रोप है फुलरीन। और फुलरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60। ये बहुत आता है एग्जाम में, रट लेना इसको कि कार्बन में जो कार्बन का एलोट्रोप फुलरीन है, इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? दोस्तों जो कथक के नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज, इनकी भी हाल ही में डेथ भी हुई थी, तो ये लखनऊ घराने से हैं। लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। दोस्तों क्या आपसे पूछा जाए कि लखनऊ घराने का संस्थापक कौन है? तो जवाब होगा ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने का संस्थापक कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराने का संस्थापक माना गया है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कथक की बात करूं तो कथक ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला, याद रखना। दोस्तों कथक के कुछ डांसर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कथक की रानी किसे कहा जाता है? तो सितारा देवी। कथक की रानी किसे कहा गया है? दोस्तों सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे कौन सा नृत्य करती है? तो कथक करती है, ये भी आप याद रखना। रोहिणी भाटे कथक। और आपको याद रखना है मनीषा गुलियानी। मनीषा गुलियानी कौन सा नृत्य करती है? तो मनीषा गुलियानी कथक करती है, ये भी आपको याद रखना है। मनीषा गुलियानी कौन सा नृत्य करती है? कथक। दोस्तों कथक भारत का एक ऐसा क्लासिकल डांस है जो मुस्लिम परंपरा से भी संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में आए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य को मुस्लिम लोगों ने या मुस्लिम शासकों ने संरक्षण दिया है, तो कथक है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो बिरजू महाराज आप याद रखना, लखनऊ घराना। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों कुचिपुड़ी का प्रवर्तक है सिद्धेंद्र नाथ योगी, एक वैष्णव संत हैं। सिद्धेंद्र नाथ योगी एक वैष्णव संत हैं, इन्हें कथक का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का प्रवर्तक माना गया है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना कुचिपुड़ी से क्वेश्चन कभी आए कि कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में है? तो कृष्णा जिले में पड़ेगा, आपको कृष्णा जिला में मिलेगा कुचिपुड़ी गांव। और कुचिपुड़ी के बारे में एक दो चीज़ें आपसे और पूछ सकता है, जैसे हलीम खान। हलीम खान का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी के 2-3 डांसर आप याद रखिएगा, एक तो हलीम खान आपके एग्जाम में आ सकता है, हलीम खान। और एक आपसे पूछेगा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, मतलब रेड्डी वाले ज़्यादातर आपको कुचिपुड़ी के मिलेंगे। वेम्पति चिन्ना स्वामी सत्यम, ये आपका कुचिपुड़ी का डांसर है। दोस्तों यहाँ ना कुछ मैं आपको डांसरों के प्रवर्तक बता दूं, ये आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। जैसे कुचिपुड़ी का कौन है? सिद्धेंद्र नाथ योगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतरिया है, सतरिया किसने शुरू किया था? दोस्तों सतरिया का प्रवर्तक है आपका, सतरिया का प्रवर्तक है शंकरदेव। शंकरदेव जो कि वैष्णव संत हैं, ये सतरिया के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है मणिपुरी। मणिपुरी डांस का फाउंडर कौन है? दोस्तों मणिपुरी डांस का फाउंडर है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी डांस का फाउंडर माना गया है, ये भी आप लेना, ये पूछा जाता है आपसे। तो मणिपुरी डांस का जो मतलब फाउंडर है वो है बिपिन सिंह। और एक याद रखिएगा ओडिसी। दोस्तों ओडिसी जो क्लासिकल डांस है, इसका प्रवर्तक कौन है? तो गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का जनक माना गया है, पंकज चरण दास, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में।
ठीक है। बाकी मोहिनीअट्टम और केरल कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, वो भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद ना, सतरिया को 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया था। कभी क्वेश्चन आए कि सतरिया को क्लासिकल डांस का दर्जा कब मिला? 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दीपा कर्माकर किस वर्ष ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी थी? तो दीपा कर्माकर जो थी, इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भाग लिया था बतौर जिम्नास्ट। तो ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली जिम्नास्ट बनी थी दीपा कर्माकर। त्रिपुरा से आती है दीपा कर्माकर, तो ये आप याद रखिएगा। 2016 रियो ओलंपिक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में, याद रखेगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई 15 जुलाई 2015 को, याद रखिएगा 15 जुलाई 2015। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। एक याद रखना आप, नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? भारतीय मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? दोस्तों भारतीय मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये ग्रीनविच माध्य से जीएमटी से कितना आगे है? दोस्तों जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा ये आपकी जो ली गई है वो ली गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। याद रखना इलाहाबाद के समीप नैनी से निकलती है ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मानव शरीर में आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग हो जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रखना इसके बारे में, रतौंधी। और आपसे पूछेगा विटामिन बी की कमी से, दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, आप याद रखना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया? दोस्तों भारी उद्योगों पर बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सही जवाब है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये मॉडल कौन सा था दोस्तों? ये था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, आप याद रखिएगा। यहाँ पे सारी पंचवर्षीय योजनाओं का डेटा लिखा गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, कृषि में को प्राथमिकता दी गई, विकास दर प्राप्त की हमने 3%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, औद्योगिकरण पर बल दिया गया, 4.27% दर थी इसकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा गेयर डाल दिया था हमने, और ये गतिमान एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का टारगेट हमने रखा था। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि के बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, ये भी आप याद रखना। छठी पंचवर्षीय योजना कृषि उद्योग व रोजगार सृजन। सातवीं खाद्य ऊर्जा। आठवीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आठवीं मानव संसाधन पर विकास किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों। और नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और यह आपका समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा बहुत आती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं की बात करूँ तो 2012 से 2017। तो भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं अभी तक। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब लाया गया? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो ये बंगाल के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की है, आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है 1875 में, याद रखना। आपसे पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये बहुत आता है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में, ये भी आप याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जा सकती है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, याद रखना इसके बारे में भी 1828। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने। नेक्स्ट, अरुणाचल में कौन सा जनजाति समुदाय
तोरगिया फेस्टिवल मनाता है जो 3 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था कि तोरगिया फेस्टिवल ये कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन तक जो त्यौहार मनाता है तोरगिया, वो मनाती है मोनपा जनजाति। तो मोनपा जनजाति का त्यौहार है तोरगिया फेस्टिवल, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल की बात हो रही है तो आपको इसके 2-3 डांस याद रखने हैं। एक याद रखना पोपीर। पोपीर किस राज्य का डांस है, तो अरुणाचल का। अजीलामू, अजीलामू कहाँ का डांस है दोस्तों, अरुणाचल का डांस है अजीलामू। और आपसे पूछा जाएगा पोंग, पोंग कहाँ का नृत्य है, तो यहीं का है। और अजीलामू, पोंग, एक आपका तापू, तापू कहाँ का नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है तापू, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 2-3 त्यौहार भी आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछे ड्री फेस्टिवल, तो ड्री फेस्टिवल कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। इसके साथ साथ आपको याद रखना है बूरी बूट, बूरी बूट फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन, एक मोपिन त्यौहार भी होता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा जनजाति है ये अपना नया साल मनाती है लोसार। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति लोसार फेस्टिवल मनाती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव कराता है, दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव नहीं कराता। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, ये भी आप याद रखें। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना था, 25 जनवरी 1950 को बना था भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी आप याद रखें। दिल्ली में मुख्यालय है भारतीय निर्वाचन आयोग का। और भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो जवाब होगा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन ये भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और महिलाओं में पूछेगा तो जवाब होगी बी.एस. रमा देवी, बी.एस. रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखें। और चुनाव आयोग कितने सदस्यों का निकाय है, 3 सदस्य निकाय होते हैं, ये भी आप याद रखें। अभी कौन है चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में आते हैं, दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन आते हैं फ्रांस में। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं, फ्रांस के बाद में आते हैं रूस में। फ्रांस में कितने आते हैं, तो 12 आते हैं। और रूस में कितने आते हैं, 11 आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं। फ्रांस की क्रांति का नारा याद रखिएगा, स्वतंत्रता समानता बंधुता, स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये किस क्रांति का नारा था, तो दोस्तों स्वतंत्रता समानता बंधुता जो नारा है ये है आपका फ्रांस की क्रांति का। स्वतंत्रता समानता बंधुता ये किस क्रांति का नारा है, तो फ्रांस की क्रांति का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बेंगलोर टेक समिट, बेंगलोर टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, फोटो में देख सकते हैं कौन है आपके, मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन किया गया था, ये भी आप याद रखें 2022 में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति लगी है, बेंगलोर में लगी है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो कभी क्वेश्चन आए कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर लगी है, जवाब होगा दोस्तों बेंगलोर में लगी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ये भी आप याद रखना। और अभी बेंगलोर में क्या हुआ था, एरो इंडिया समिट हुआ है, एरो इंडिया समिट, ये भी आप याद रखना, बेंगलोर में हुआ है ये आपका। तो ये आपसे पूछा गया था किस मौसम में आप लू शब्द सुन सकते हैं, दोस्तों लू से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लू शब्द जो होता है ये क्या है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए जो आपने मेरी क्लास पढ़ी होंगी तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे। तो गर्मियों में लू चलती है, ये गर्म और शुष्क हवाएं दिन के दौरान भारत के उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ये भी आप याद रखना। दिन के समय चलती हैं लू और ये गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि चरक संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है, तो दोस्तों चरक संहिता ये चिकित्सा का ग्रंथ है और इसमें आयुर्वेद के बारे में बात की जाती है। चरक जो है वो आयुर्वेद के आचार्य थे और कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे चरक, और ये आयुर्वेद के आचार्य थे, ये भी आप याद रखना। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, दोस्तों ये आप रट के जाना। अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, याद रखना। एक आपसे पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, याद रखना इसके बारे में। और एक आपसे पूछा जाएगा रास तरंगिणी, दोस्तों रास तरंगिणी लिखी है कल्हण ने, रास तरंगिणी किसने लिखी है, तो कल्हण के द्वारा लिखी गई है रास तरंगिणी, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट,
क्या प्रश्न पूछा गया? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना में सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम, इसकी आबादी है 6,10,000। 6,10,000 इसकी आबादी है, आप याद रखना। दोस्तों सिक्किम का नया साल क्या है? लोसांग। सिक्किम का नया साल लोसांग है, आप याद रखिएगा। और सिक्किम का एक डांस याद रखिएगा, मरूनी। मरूनी डांस कहाँ का है? तो सिक्किम का डांस है। एक याद रखना, सिंगी छम। सिंगी छम कहाँ का डांस है? तो सिक्किम का है। और चूफाट, चूफाट कहाँ का डांस है? तो सिक्किम का। दोस्तों सिक्किम का एक त्यौहार भी है सागा दावा, ये पूछा जा सकता है। सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, जब बौद्धों का ऐसा विश्वास है कि सागा दावा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सागा दावा उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। तो सिक्किम जो है ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा से दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, नवंबर 2022 में बिहार के गोपालगंज से विधानसभा सदस्य कौन बना है? तो कुसुम देवी बनी है और ये बीजेपी की हैं। बिहार का सदस्य कौन बना था? तो वो है आपकी कुसुम देवी। दोस्तों बीजेपी कब बनी है? तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी थी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? सिग्मो, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सिग्मो गोवा का फेस्टिवल है। और एक त्यौहार और याद रखना, साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा में मनाया जाता है साओ जाओ फेस्टिवल, ये भी आप याद रखें। दोस्तों गोवा के 2-3 डांस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए तरंगमल, तरंगमल कहाँ का नृत्य है? तो गोवा का। फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का है? तो वो है आपका गोवा का। दंगल, दंगल कहाँ का है? तो गोवा का है। धालो, धालो कहाँ का डांस है? गोवा का है। तो धालो, दंगल, फुगड़ी, दखनी, ये तरंगमल, ये सारे गोवा के डांस हैं। तरंगमल भी आता है, दखनी भी बहुत पूछता है एग्जाम में, याद रखना दोस्तों। दोस्तों गोवा भारत का राज्य बना था कब? तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को भारत का राज्य बनाया गया था। तो गोवा राज्य बना था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। गोवा का एक झरना याद रखना, दूध सागर झरना। दूध सागर झरना ये मांडोवी नदी पर है, आपसे पूछा जा सकता है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? जून 2022 में महाराष्ट्र का सीएम कौन बना है? दोस्तों जून 2022 में महाराष्ट्र का सीएम बना है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो राहुल नार्वेकर बने हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों महाराष्ट्र के 2-3 डांस आप रट के जाना। एक तो आपको कोली डांस रट लेना है। एक लावणी डांस आपको रट के जाना है, लावणी महाराष्ट्र का ही डांस है। एक लेजिम, लेजिम कहाँ का डांस है? तो महाराष्ट्र का ही डांस है। और एक याद रखिएगा धांगरी गाजा। धांगरी गाजा ये कहाँ का डांस है? तो महाराष्ट्र का डांस है धांगरी गाजा, ये भी आप याद रखें। दोस्तों महाराष्ट्र का एक त्यौहार भी है आपका पोला, पोला फेस्टिवल, जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। और महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा, ये भी आपको याद रखना है कि गुड़ी पड़वा कहाँ का त्यौहार है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न, ये एकनाथ शिंदे हो गया आपका। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न ही पूछा गया दोस्तों। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो पतंजलि का आपको पूछेगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। और एक आपसे पूछेगा सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसने लिखा है? दोस्तों सांख्य दर्शन लिखा कपिल ने। सांख्य दर्शन लिखा है कपिल ने, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है? दोस्तों सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अरुणाचल का जनघनत्व जो कि सबसे कम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत का कितना? 382 व्यक्ति, भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आप याद रखिएगा। तो सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, संविधान को स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा है। नारायण रायजादा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, याद रखिएगा। दोस्तों संविधान दिवस कब होता है भारत में? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कबड्डी के पिच की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों कबड्डी के पिच की लंबाई देखो पुरुषों के लिए 10 मीटर लंबी होती है और 13 मीटर चौड़ी होती है। महिलाओं के लिए 8 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई होती है। तो अब आपके एग्जाम में जो भी रखा होगा वो आप ऑप्शन से कर सकते थे। हाँ, कबड्डी के मैच की अवधि पूछ सकता है 40 मिनट। कबड्डी के मैच की अवधि 40 मिनट। टोटल खिलाड़ी कितने? 12, लेकिन मैदान में कितने उतरते हैं? 7। टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं, मैदान में 7 आते हैं कबड्डी के उसमें। और रेडर के लिए कितना समय होता है? 30 सेकंड का समय दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। और अगर आपसे पूछा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद कनाडा से आया, ये भी आप याद रखना, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो दोस्तों कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये इससे जुड़े हुए हैं, वेमपति चिन्ना सत्यम, याद रखिएगा दोस्तों। नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? दोस्तों नाट्य शास्त्र के जनक है भरत मुनि। भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर ये परमाणु की त्रिज्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा पूछे नाभिक की कितनी होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु पर कैसा आवेश होता है, तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए। तो दोस्तों ये था आपका एसएससी जीडी एनालिसिस 2023 तारीख की जो पहली और दूसरी शिफ्ट है। जल्दी मिलूंगा तीसरी और चौथी शिफ्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।